नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि आज 2022 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने देखा है कि पुराने ईयर्स के जो भी 2-3 साल के क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, उनमें हर एग्ज़ाम्स, चाहे वो कोई सी किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, उसमें एक टॉपिक है ये रामसर साइट्स। इनका एक टॉपिक हो ज़्यादा जा रहा है और एक करंट में इतना ज़्यादा रहता है कि इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि हर एग्ज़ाम में इसके लिए आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2022 में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें जीएस और जीके आती है, तो उसमें आप इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके हर एक पहलू पे बात करेंगे और एक शॉर्ट ब्रीफ बनाएंगे जिससे हमें कम पढ़ाई में ज़्यादा लाभ हो सके। तो सबसे पहले अभी ये टॉपिक क्यों इतना चर्चा में, क्योंकि अभी हाल ही में 5 रामसर साइट्स और इंडिया में घोषित किए गए हैं। पहले हमारे पास 49 यानी कि 49 थे, जो कि पहले हमारे पास में दो, अभी 2022 में इससे पहले 2 और बनाए गए थे फरवरी 2022 में। उसके बाद अभी 5 और नए बनाए गए हैं जिनका नाम है पिचावरम, मैग्रोव, साक्षागर, पल्लीकरनई मार्श, पाला वेटलैंड और करिकली बर्ड सेंचुरी। तो ये 5 नए बनाए गए हैं। तो इन 5 को नया बनाने के बाद हमारे पास में हो जाते हैं 54 वेटलैंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होता है वेटलैंड्स और क्या होता है रामसर साइट्स और आर्द्र भूमियाँ, जो एक ही नाम है, जो हमारे लिए कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। कभी रामसर साइट्स आता है तो कभी वेटलैंड्स आता है तो कभी आर्द्र भूमियाँ आता है। तो इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो 2022 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर एक टॉपिक, जो भी बर्निंग टॉपिक रहेगा जिससे हमें लगता है कि सवाल आएगा, उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपको वो टॉपिक ही पढ़ने हैं। ज़्यादा चीज़ों की जानकारी रखना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले को ज़रूरी नहीं है, उसको उन टॉपिकों की जानकारी रखना जो उसके लिए लाभ दे सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो 5 बनाए गए। पहले तो हम इन 5 की बात करते हैं। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीधा क्वेश्चन आएगा, पिचावरम मैग्रोव किस राज्य में है? तो आपको बताना है तमिलनाडु। अब ये 5 है, 5 को याद रखने की ट्रिक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास में, तो याद रखना बहुत कठिन है। तो इनमें से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो 5 बनाए गए हैं उनमें से 3 तो तमिलनाडु के हैं। तो आपको सबसे पहले तो 3 तमिलनाडु के, तो पिचावरम मैग्रोव कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसको आप रख सकते हैं पीटी। एक तो आप पीटी से याद रख लो, और उसके बाद में सेम पल्लीकरनी मार्श, ये भी तमिलनाडु में। तो 2 आपके लिए पीपीटी। पीपीटी से आपको क्या हो गया? पिचावरम मैग्रोव तमिलनाडु, पल्लीकरनी मार्श तमिलनाडु। एक तो आपके लिए याद हो गया। पाला वेटलैंड्स कहाँ पे? मिजोरम। तो मिजोरम में आप याद रख लो पीएम, पीपीटी, और इसको रख लो आप पीएम, यानी कि पाला वेटलैंड कहाँ पर है? मिजोरम में। करिकली बर्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, इसको आप केटी से याद रख सकते हैं। और लास्ट में एक है साक्य सागर, मध्य प्रदेश। तो साक्य सागर को आप मध्य प्रदेश से याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन 5 को याद रख सकते हैं। जो करंट का है मुद्दा वो तो इतना ही है कि आपको ये 5 के नाम बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने जब 2021 का पेपर देखा है, तो जब 2021 में सुल्तानपुर कहाँ पर है जो वेटलैंड्स, वो है हरियाणा में। कैसे याद रखोगे आप सुल्तानपुर को? क्योंकि जो सुल्तान मूवी है वो भी तो हरियाणा में बनी थी। तो सुल्तानपुर वेटलैंड्स कहाँ पर है? हरियाणा। तो मैंने जब वो देखा तो सुल्तानपुर वेटलैंड इतने एग्जामों में आया, मैक्सिमम 90% जो एग्जाम हुए उनमें सुल्तानपुर वेटलैंड्स किसी न किसी रूप में तो देखने को मिला है। लेकिन अब जो 5 बनाए गए हैं और इससे पहले 2 और 2022 में बनाए गए थे, उनकी मैं आगे चर्चा करूंगा। और सारे जो भी बातें हैं वेटलैंड्स की मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 की, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन 5 को एक बार और हम याद करते हैं। तो पीपीटी से आप क्या क्या समझेंगे? पीपीटी से पिचावरम, पल्लीकरनी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और दूसरा है केटी, कलिकरली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और उसके बाद पीएम, पाला कहाँ पर है? मिजोरम में। और उसके बाद एसएम, साक्य सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आपको ये 5 इस तरीके से याद करने में सहायता हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स क्या है और इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या है और इनका महत्व क्या है? जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्व, इनका महत्व क्या है? क्यों सरकार इस पर इतना जोर दे रही है? क्यों इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं?
क्यों इतना ज़्यादा वो चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वैसे ये टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, लेकिन हमारा यहाँ पे करंट में जब आ जाता है तो हमें वो करंट्स में ही पढ़ना है और उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कवर करते चलना है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम कि इनका इतिहास कहाँ रहा है, कहाँ से ये वेटलैंड्स बने। तो 2 फरवरी 1971 में जलाशयों के महत्व के लिए, यानी कि जो जलाशय हैं पानी के, उनका महत्व क्या है उसके लिए एक सम्मेलन होता है। कहाँ पर? ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर। तो ईरान में एक जगह है रामसर, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नॉलेज ईरान के बारे में भी होना चाहिए। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाती है। ईरान गल्फ कंट्री जो में नहीं आता ईरान, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? ईरान। अगर हम अपने इंडिया में पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए से पहले क्या मिलेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या मिलने वाला है हमें? ईरान। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सीमा ईरान से बनाई जाती है, ठीक है। तो ईरान का आपको लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ है मैप में। ईरान की राजधानी है तेहरान, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी जो वनडे एग्जाम है उनमें यही आ जाता है, ईरान की राजधानी है तेहरान। लेकिन हमें वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि अभी करंट में कुछ ना कुछ कारणों से न्यूज़ में आई हैं। तो यहाँ पे एक जलाशयों के महत्व के लिए सम्मेलन होता है, उसमें जलाशयों के महत्व के बारे में बताया जाता है और एक समझौता होता है कि हर देश में अपनी जवाबदारी रहेगी कि इन जलाशयों की देखरेख करें। तो उसके लिए ये समझौता हुआ, और ये समझौता लेकिन प्रभाव में कब आया? 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। फिर यहाँ से क्या होता है, जब प्रभाव में आया तो यहाँ से रामसर साइट्स घोषित करनी शुरू हो जाती है। रामसर साइट्स यानी कि आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमि क्या होती है, मैं इस बात पर भी चर्चा करने वाला हूँ अभी आगे। तो ये कब से समझौता ये आया? 1975 से ये समझौता अस्तित्व में आया। 2 फरवरी 1997 से आर्द्र भूमि दिवस मनाना शुरू हुआ हर साल। अभी आपके पास में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस। या फिर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार भी 2 फरवरी को मनाया गया था। भारत की 2 रामसर साइट्स, आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो 5 तो अभी हैं, लेकिन 2 फरवरी को कौन सी, 2 फरवरी 2022 को कौन सी 2 रामसर साइट्स को भारत में आर्द्र भूमि घोषित किया, रामसर साइट घोषित किया गया था? कौन सी 2 आर्द्र भूमियों को? तो वो आर्द्र भूमियाँ थी कौन सी? एक का नाम बखीरा और एक का नाम खिजड़िया। तो आपको ये भी याद करना है, बखीरा उत्तर प्रदेश और खिजड़िया गुजरात। मैं आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए। 2 फरवरी को 2 हुई थी और 5 अभी। तो अभी टोटल 2022 में कितनी रामसर साइट्स बन चुकी हैं? 7। तो 2 फरवरी से क्या मनाना शुरू हो गया? आर्द्र भूमि दिवस। क्वेश्चन आएगा कि भारत में या वर्ल्ड में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो जब 1975 से समझौता लागू हुआ तो उससे पहले, लेकिन समझौता आया कब था? 1971 में। तो उससे पहले ही रामसर साइट्स बना दी गई। कौन सी? हमारी विश्व की पहली रामसर साइट्स घोषित किया गया कोबर प्रायद्वीप को। कोबर प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि विश्व की पहली रामसर साइट्स घोषित की गई किसको? कोबर प्रायद्वीप को। देखो, आर्द्र भूमियाँ तो हर जगह हो सकती हैं। आपके पास में एक तालाब है, वो भी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि आपके जो खेत हैं जिनमें पानी भरा रहता है वो भी आर्द्र भूमि है, लेकिन उनको रामसर साइट्स घोषित जब भी किया जाएगा जब इस समझौते के तहत उनको बताया जाएगा कि ये रामसर साइट्स हैं। आर्द्र भूमि तो प्रत्येक रामसर साइट आर्द्र भूमि रहेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आर्द्र भूमि रामसर साइट्स बने, क्योंकि जब वो जो समूह है, जो ग्रुप है, वो अगर उसको घोषित करता है तब वो रामसर साइट्स की सूची में आता है। तो कोबर प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, पहला रामसर साइट्स बना। भारत का पहला रामसर साइट्स चिल्का झील व केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान अक्टूबर 1981 में बनाया गया। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि भारत का देखो अभी आपको दो रामसर साइट्स, पहले तो 5 वो और 2 ये चिल्का झील और केवला देवी। तो आपको क्वेश्चन में आएगा केवला देवी और चिल्का झील प्लस आपको बखीरा, खिजड़िया, ये 4 दे दिए, निम्नलिखित हैं, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये रामसर साइट्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं। तो इनके बारे में आपको इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपको, मैं ये नहीं चाहता कि आप एक लिस्ट बनाएं और उसको याद करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगी। 10 से 12 रामसर साइट्स आपको याद करने की ज़रूरत है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको याद करा दूंगा। 5 महीने अभी पहले याद करें, उसके बाद 2 चिल्का झील और केला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। केला देवी और चिल्का झील आपको पता होनी चाहिए, उड़ीसा में है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने कितना 7 याद करा दी। और खिजड़िया और बखीरा
7 और 2 9, आपको तो ऐसे ही याद हो गए। अब हम चलते हैं आर्द्र भूमि। अभी सबसे पहले तो आर्द्र भूमि है क्या? आर्द्र भूमि, रामसर साइट्स आर्द्र भूमि को घोषित कर दिया तो उसको रामसर साइट्स बोल दिया। लेकिन आर्द्र भूमि क्या है? ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा, पारितंत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र, स्पेशल क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक ही तरह के गुण हो। जैसे कि मिट्टी पर पारितंत्र कहीं भी हो सकता है, आपके घर का पारितंत्र हो सकता है, आपके बाहर का पारितंत्र हो सकता है, आपके बगीचे का पारितंत्र हो सकता है, आपके तालाब का पारितंत्र हो सकता है। तो ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी न किसी मौसम में जल से भरा रहे, आर्द्र भूमि कहलाता है। तो आपको पता चला कि आर्द्र भूमि क्या है? कोई भी हिस्सा जो कि या तो परमानेंटली है या फिर किसी न किसी मौसम में पानी से ढक जाता है, किसी पारितंत्र का एक हिस्सा, तो उसको हम क्या कह देते हैं? आर्द्र भूमि कह देते हैं। देखिएगा आर्द्र भूमि कैसा होता है। देखिए ये पारितंत्र है, यहाँ का जो हिस्सा है ये बताया जाता है कि 6 मीटर से ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो पानी है वो 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप फोटो में कि किस प्रकार से आर्द्र भूमि दिखाई जा रही है। ठीक है, ये इस प्रकार से आर्द्र भूमि है। और रामसर साइट्स यानी कि जो आर्द्र भूमियों को सम्मेलन समझौते के तहत घोषित कर दिया जाता है उनको रामसर साइट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं आर्द्र भूमियों का महत्व। जो लोग PCS IS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आर्द्र भूमियों के महत्व से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्व आर्द्र भूमियों का नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति और जंतुओं की व्यापक विविधता। तो आर्द्र भूमि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वनस्पति और जंतुओं की व्यापक विविधता होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक आर्द्र भूमि जब बनता है तो वहाँ के अगल बगल का जो पारितंत्र होता है उससे वो अलग होते हैं। जैसे कि अगर वो आर्द्र भूमि है तो वहाँ पे जो घास और पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ पे पक्षी पशु ज़्यादा आने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ पे क्या रहती है? व्यापक विविधता हो जाती है जंतु और जीवों की। दूसरा, मछलियों की प्रजातियों के लिए नर्सरी का स्थान। देखो कुछ आर्द्र भूमियाँ ऐसा नहीं है कि वो एक जंगल में ही होंगी, ऐसा भी हो सकता है समुद्र तट पे। समुद्र तट के किनारे आपने देखा होगा जो कि चिल्का लेक है। अब चिल्का झील क्या है? वो जाके समुद्र में मिलती है, उससे पहले वो झील है, तो झील वो भी आर्द्र भूमि है। तो क्या होता है, जो मछलियाँ अपने अंडे देती हैं वो उथले जल में देती हैं, यानी कि जहाँ पे गहराई बहुत कम होती है वहाँ पे अपने अंडे देने आती हैं। तो इसलिए जो समुद्र तटीय क्षेत्र की आर्द्र भूमियाँ हैं, जो वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो समुद्र में मछलियाँ जाती हैं, लेकिन वो अपने अंडा यानी कि नर्सरी वो कहाँ पर? वो उथले जल यानी कि जो कम गहरा जल होता है वहाँ पर अपने अंडे देती हैं और मछलियों की प्रजातियाँ वहाँ से, और हमारे लिए उनको मछलियों की प्रजातियों का उत्पन्न होती हैं नर्सरी का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका ये महत्व कितना ज़्यादा है। देखिए अगर आर्द्र भूमियाँ हमारे इधर खत्म होती जाएंगी या फिर हम उनका धीरे धीरे उनको खत्म नष्ट करते जाएंगे तो हमारे पास में कितनी सारी समस्याएं आ जाएंगी। उसके लिए बता रहा हूँ। तीसरा है इकोटोन का निर्माण। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक ऐसी क्षेत्र होता है जहाँ पर दो पारिस्थितिकी तंत्र, जो दो पारितंत्र हैं जो विभिन्न प्रकार के, उनको जो मिलन का क्षेत्र होता है वो इकोटोन होता है। और इस जैव विविधता के रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे कि हम जमीन है, जमीन के बाद हम सीधा समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का पारितंत्र आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले ज़मीन में जाते हैं, उसके बाद हमें एक अजीब यानी कि अलग प्रकार का पारितंत्र से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमने झील, पहले हम पानी में जाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा, नदी का डेल्टा रहेगा तो हम उससे जाएंगे और उसके बाद हमें समुद्र मिलता है। जैसे कि आप सुंदरबन का डेल्टा देख लीजिए, तो पहले हम जमीन है, एक पारितंत्र है, पृथ्वी का पारितंत्र, उसके बाद आता है सुंदरबन का डेल्टा और उसके बाद आता है आपका समुद्र। तो जो बीच का जो क्षेत्र है उसको हम इकोटोन बोलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है, ना तो वो पूरी तरीके से ज़मीन है और ना ही वो पूरी तरीके से समुद्र है। कभी वो ज़मीन हो जाता है तो कभी समुद्र हो जाता है। तो इस प्रकार से वो एक अलग से हमारे लिए पारितंत्र का काम कर रहा है, जो कि जैव विविधता के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। और इकोटोन का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो इकोटोन की एक ही डेफिनेशन है कि ऐसा पारितंत्र जो कि दो पारितंत्रों को जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो ठीक है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। प्राकृतिक फिल्टर के रूप में अब प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कैसे कार्य करती हैं आर्द्र भूमियाँ? जैसे कि मान लो हमारी हुगली नदी है, हुगली नदी में हमने उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट डाल दिए, तो अपशिष्ट अगर डायरेक्टली जाके समुद्र में मिलेंगे तो समुद्र का पानी प्रदूषित होगा और उसमें जो भी जीव जंतु हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, और उसमें जो कोरल है, कोरल यानी कि प्रवाल, वो तुरंत मर जाएंगे। लेकिन जब हम उस पानी को छोड़ते हैं तो पहले वो सुंदरबन के डेल्टा से गुजरा,
सुंदरबन के डेल्टा से जैसे वो पानी गुजरेगा तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों का काम क्या होता है, कार्बन को अवशोषित कर लेना पानी से, तो वो कार्बन को अवशोषित कर लेंगे पेड़ पौधे, और उस प्रकार से वो वहाँ के जो प्रदूषक तत्व हैं, हानिकारक तत्व हैं, उनको उधर ही रोक देंगे और उसके बाद वो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में भी आर्द्र भूमियाँ काम करती हैं। और आर्द्र भूमि का सबसे एक और महत्व आपको यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एक और महत्व है कि अगर मान लो सुनामी का टाइम आया या फिर समुद्र का लेवल बढ़ा, तो समुद्र का पानी, अगर समुद्र हमारा और हमारा पास में अगर बीच में कोई माध्यम नहीं होगा समुद्र के और ज़मीन के बीच में, तो समुद्र का पानी सीधा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन जब हमारे पास में आर्द्र भूमियाँ रहती हैं तो समुद्र में अगर बाढ़ की स्थिति भी आती है तो हमारे पास में वो आर्द्र भूमियों से पहले आर्द्र भूमि में आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा। तो वो आर्द्र भूमियों का एक और प्राकृतिक महत्व ये भी है। अपशिष्ट जल का उपचार, वो मैंने आपको बता ही दिया, ये प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है जिससे अपशिष्ट जल का उपचार हो सके। तो हमने बात की आर्द्र भूमियों के महत्व के बारे में। ये महत्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा है उसमें महत्व से ही आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्व आर्द्र भूमियों का नहीं है। और मैं ये भी बता सकता हूँ जितने भी महत्व आएंगे उसी का आंसर आपको लगाना है, वो सारे ही महत्व रहेंगे, 4 से 5 आपको देंगे, और लेकिन आपको फिर भी अपनी समझदारी के हिसाब से काम लेना है। जितने मैंने महत्व बताया ये आपको याद होना चाहिए। अब आर्द्र भूमियों के बारे में एक हम महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं आपको। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? एवरग्लेड्स। एवरग्लेड्स कहाँ पर है? फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ठीक है, आपको फ्लोरिडा पता होना चाहिए कहाँ पर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा। फ्लोरिडा की एक धारा है, जिन्होंने भी करंट्स पढ़ी है, धारा पढ़ी है, वो फ्लोरिडा की धारा ठंडी धारा है या गर्म जल धारा है? आपको कमेंट में ये उत्तर देना है, क्योंकि हमें ये नहीं है कि हम अगर आर्द्र भूमि पढ़ रहे हैं तो हम जियोग्राफी की बात नहीं करेंगे या फिर पॉलिटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सारी चीज़ें अगर साथ में डिस्कशन करने के लिए मिल रही हैं तो हम वो भी डिस्कशन करते चलेंगे। तो आपको बताना है फ्लोरिडा की धारा ठंडी है या गर्म है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है? रेणुका। अब देखिए, मैंने आपको 9 पहले याद करा दिए थे और ये 10 पाए। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसलिए इसको हमें याद करना चाहिए। तो रेणुका एक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हमें वही चीज़ें याद करनी है जो तो किसी वजह से चर्चा में रही हैं या फिर उनका कुछ विशेष महत्व है, इसलिए हमें वो याद करनी है। तो सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। इसकी कितनी दूरी है? 0.2 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको भी जानकारी पता होनी चाहिए। ये देखिए रेणुका झील, जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे छोटा हमारा रामसर साइट्स है उसका रेणुका झील, ये 0.2 किलोमीटर्स का। देखिए पानी से ढका है, ऐसा नहीं है कि ये पानी से हो तो इधर की भूमि भी इसकी जो पानी से नहीं ढकी है वो भी आर्द्र भूमि में आती है। तो ये आर्द्र भूमि हमारी रेणुका झील। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये इस बार इम्पोर्टेंट क्यों है एग्जाम की दृष्टि से? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस 2 फरवरी के दिन भी हमारी 2 रामसर साइट्स घोषित की गई थी भारत में, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। पहले तो आपको सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं जिनेवा, ये कहाँ पर हुआ है? इस साल जिनेवा में। अब आपको बताना है जिनेवा किस देश में है, कमेंट करके बताना है जिनेवा किस देश में है। ठीक है, तो ये इस बार का है 2022 का। इसका जो हमारा थीम था वो क्या था? तो इस बार का इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, जो कि आप देख रहे हैं। तो ये 2 फरवरी को मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? जिनेवा में। आपको कमेंट्स करके बताना है जिनेवा कहाँ पर है। ठीक है, वेटलैंड्स डे के अभी हम इस दिन हमारे भारत में कितनी 2 वेटलैंड्स बनाई गई, उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि अभी जो 5 है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम वो 2 को भी नहीं भूल सकते क्योंकि वो भी 2022 में हमारे लिए बनाई गई हैं। तो इसके लिए हमें वो भी याद रखना है। अब भारत में इन 5 को मिलाकर कितनी रामसर साइट्स हो जाती हैं? 54 रामसर साइट्स हो जाती हैं। 2 फरवरी को जो हमारी 2 यानी कि 48वां खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। और 49वां बखीरा वन अभ्यारण्य, जो कि देखो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता होना चाहिए बखीरा कहाँ पर है वन्यजीव अभ्यारण्य, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको इतना भी जानकारी होना चाहिए। और सेम जो गुजरात के हैं उनको खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य की पूरे बारे में जानकारी होनी चाहिए जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो 49वें हमारे 2
बनाए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं हम इन पांचों की, वो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 और जुड़ गए हैं, तो हमारे पास में अब कितने हो गए हैं, टोटल 54 हो गए हैं। और मैंने आपको जो 2-3 नाम जैसे कि सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कहाँ पर है, हरियाणा में, आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि सुल्तान मूवी आई थी, उससे आप याद रख सकते हैं। और मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट है, एक है लोकटक झील, लोकटक झील है मणिपुर में, वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि लोकटक झील में एक तैरता हुआ द्वीप है जिसका नाम है केवल नामजाओ, वो भी आपको पता होना चाहिए। लोकटक झील से भी मैंने देखा है क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। और चिल्का झील आपको पता होनी चाहिए उड़ीसा में। तो हमने 10 से 12 यहाँ पर याद किए रामसर साइट्स, और उनके बारे में जो भी जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी, वो मैंने आपको दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी, जो कि एग्ज़ाम 2022 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा करेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स मुद्दे हैं और जो उसका स्टैटिक पोर्शन है, मैं उससे आपको जुड़े हुए वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच।